नमस्कार, आपका स्वागत है डांस एजुकेशन के ही सेकंड पार्ट में। पहले पार्ट में मुझे बोलते बोलते लगा कि टाइम काफ़ी ज़्यादा खिंच रहा है, तो मुझे एक वीडियो में वो सारी इन्फॉर्मेशन डालना थोड़ा वाजिब नहीं लगा। तो अब शुरू करते हैं हम अपनी फर्स्ट टॉपिक्स नहीं सॉरी फर्स्ट सब डिवीज़न से, जो कि है ऑब्जर्वेशन। जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि किस तरीके से जो डांस एजुकेशन है वो पॉपुलरली या कॉमन तरीके से वो कैसे समझा जाता है। डांस में जब हम जाते हैं कभी भी सीखने, या मैं जब डांस में सीखने गई वहाँ पे मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हुई कि वहाँ पे प्रोफेशनल्स बनाने के अलावा, अगर हम ऐसा कहते भी हैं, जैसे बहुत सारे डांस हिस्टोरियंस हैं या डांस स्कॉलर्स हैं, जैसे गीता चंद्रन भी हैं उनमें से, जो इस चीज़ को प्रोपोगेट करती हैं कि रसिका कल्चर है, कि हम अप्रिशिएटर्स डांस क्लासेस में सिर्फ प्रोफेशनल्स क्रिएट ना करके अप्रिशिएटर भी, उनको भी हम बनाएं, उनको भी हम रूप दें अपनी डांस क्लासेस में, उनके लिए भी एक जगह करें, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसको प्रैक्टिकली ट्रेनिंग में लाना, पेडागोजिकली इसको रेगुलेट करना और इसको एजुकेशन के थ्रू अपनी क्लासेस में ला के उसको एक लॉन्ग टर्म तक एक उसको ऐसे एक प्रैक्टिस बनाना पॉपुलर ट्रेडिशन में, वो अलग सिनेरियो है और एक उसके बारे में बात करना अलग सिनेरियो है। तो यहाँ पे यही है कि जब मैं नई नई डांस क्लास में गई तो मुझे उस पर फोकस हुआ कि मैं एज ए डांस एज अ हॉबी गई हूँ। मुझे प्रोफेशनल पसंद है काम, लेकिन किसी लिमिट तक। मैं 24 घंटे प्रोफेशनल बन के नहीं रहना चाहती कि डांस है तो मैंने उसको एज अ पैसे कमाने का साधन बना लिया। लेकिन मुझे ऐसा है कि मोर और लेस मेरे लिए एक हॉबी है कि मुझे बस वो पसंद है क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, या मैं उसके थ्रू अपनी क्वालिटीज़ को निखार पाती हूँ और नरिश और एकदम उसको ऐसे कार्व आउट कर पाती हूँ अपनी क्वालिटीज़ को डांस के स्पेस में जाके। तो इसलिए मुझे डांस क्लास जाना पसंद है। लेकिन वहाँ पे मैंने जितने भी अलग अलग डांस के फॉर्मेट्स देखे हैं, एजुकेशन के फॉर्मेट्स देखे हैं, वहाँ पर कहीं भी मुझे ये चीज़ क्लियर नहीं दिखी कि एक सेक्शन बनाया हुआ है कि आप टूल्स एंड टेक्निक्स सिखा रहे हैं डांस में, लेकिन वो सब फोकस्ड हैं एक प्रोफेशनल डांस ट्रेनर्स के लिए। जैसे कि अगर कोई बच्चा एकदम छोटा जा रहा है या एज गैप है, तो उनके लिए अलग अलग डांस प्रोग्राम्स बन रहे हैं, डांस के आउटलाइंस या कोर्सेज बन रहे हैं, लेकिन उस बेसिस पे कि ये बच्चा प्रोफेशनली सीखना चाहता है या नहीं, या टूल्स और टेक्निक्स को कैसे तोड़ें। अब इसमें कन्फ्यूजन आ जाती है कि टूल्स और टेक्निक्स को तोड़ने का मतलब क्या है। अब जो एक्सरसाइजेज है वैसे ही सिखाओगे, आप कौन सा तोड़ के सिखाओगे उसको। यहाँ पे अब आता है बेसिक फॉर्म, जब आपको डांस के अलावा बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी भी पता हो और उसके अलावा इमोशनल्स रेगुलेशन की चीज़ें भी आपको पता हो, और उसके अलावा आप कंटेम्प्रेरी डांस कल्चर से भी थोड़े जुड़े हो, जिसके थ्रू आप देख सकें कि आपकी ट्रेडिशन में ऐसी क्या नई इन्वेंशंस बोल दें या उसको एडजस्टमेंट बोल दें लाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बच्चे हैं, जो बच्चों का कल्चर है, कंटेम्प्रेरी डांस कोई एक डांस फॉर्म नहीं है, वो एक प्रेजेंट डे सिचुएशन का रिस्पॉन्स है। प्रेजेंट डे जो भी सिचुएशन चल रही है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो कंटेम्प्रेरी कल्चर में या कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म में हमें दिखने को मिलता है। तो वो रिस्पॉन्सेज उसी के रिलेशन में ही चल रहे हैं। कोई चीज़ बहुत रिग्रेसिव है, रिजिड है, इसलिए उसके रिस्पॉन्स में कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म आया है। उसमें भी बहुत सारे सब डिविजन होते हैं, लेकिन मैं एक एज अ ओवरऑल कंटेम्प्रेरी सिस्टम के बारे में बात कर रही हूँ। तो इन शॉर्ट वो एक प्रेजेंट डे सिचुएशन को एड्रेस कर रहा है, लेकिन क्लासिकल उस रूट से थोड़ा पीछे है, वो थोड़ा उठा हुआ है और थोड़ा खुद को हाई कल्चर पे सेट किया, इसलिए वो उस नज़रिए से नहीं देख पा रहा है। तो वहाँ पे बात आती है कि बच्चे या जो स्टूडेंट्स है या आपके जो शिष्य आ रहे हैं वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल्सो द प्रोडक्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ द पर्टिकुलर सिचुएशन विच आर गिविंग राइज टू दिस मॉडर्न एनोनिमिटी या मॉडर्न जो एंजाइटी है, उसका रिजल्ट उन बच्चों पर भी आ रहा है, उसका रिजल्ट ही वो बच्चे हैं। तो उस पर एक फोकस है। और वही टूल्स और टेक्निक्स को तोड़ना मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, कि बजाय कि हम किसी चीज़ को एज अ प्रेजेंट करें कि यही एक्सरसाइजेस है, आपको 10 एक्सरसाइज करनी ही है अगर आपको क्लासिकल डांस सीखना है। मान लो किसी बच्चे ने आके अपनी अपनी नीड बताई कि मुझे मेरा अपर बॉडी पे काम काफ़ी ज़्यादा है और मुझे एक्सेस चाहिए लोअर बॉडी के काम पे, तो मुझे आप केवल लोअर बॉडी सिखाइए, मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में
पूरा एस्पेक्ट सीखने में इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पकड़िए उस एस्पेक्ट को और उसको वो सिखाइए। तो वहाँ पे चॉइस नहीं है इस चीज़ का, वो मुझे सबसे ज़्यादा लगे। और अगर कोई बच्चा अगर ऐसे कहे कि मैं सीधा एक एक्सप्रेसिव पार्ट सीखना चाहता हूँ या अभिनय सीखना चाहता हूँ, तो उसमें हो जाता है कि आपकी एक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन वी डू थिंक इमोशनल मैच्योरिटी होनी चाहिए, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि सब इंसान इमोशनल मैच्योरिटी अपनी स्टेज पे नहीं शोकेस करना चाहते, कोई कोई उसको रियल लाइफ में भी ट्रांसलेट करना चाहते हैं। जैसे हमने शायद पिछली वीडियो में बोला था कि इमोशनल ट्रांसलेशन होता है उस चीज़ का, कि मैं अगर आई मूवमेंट के थ्रू हमने बात की थी, अगर आपको याद होगा, तो उसमें यही बताया था कि किस तरीके से बाहर का जो सोशल एक्सपीरियंस है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, वो ट्रांसलेट होता है मेरे अभिनय, मेरे एक्सप्रेशंस में। क्या पता कोई बच्चा उस कल्चरल प्रोसेस को रिवर्स तरीके से भी सीखना चाहता है, जहाँ पे वो इन डांस क्लास में जो एक्सप्रेशंस के मेथड्स हैं उसको सीख के, उसके टूल्स एंड टेक्निक सीख कर उसको बाहर की दुनिया में रिवर्स करना चाहता है। तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है, तो आप उसको एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो एक मेन इशू है, क्योंकि मैंने देखे हैं ऐसे काफ़ी लोग, इंटरेक्शन हुआ है, उसी के बेसिस पे ये सारी बातें बोली जा रही हैं। और मैं भी उन्हीं लोगों में से सबसे एक प्राइम एग्जांपल हूँ जिसके बेसिस पे ये सारी कन्वर्सेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन निकाली गई हैं कंटेम्प्रेरी डांस फिनोमिना के अंदर। बस, और उसके बाद अब हम जाते हैं सेकंड डिवीज़न पे अपना टॉपिक का, जिसमें है फोकस हो रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर और साथ ही साथ स्टेज परफॉर्मेंसेस में। कुछ भी आप डांस कर रहे हैं, आप भले 5 साल सीख रहे हैं, 3 महीना सीख रहे हैं, मुश्किल से मुश्किल 6 महीना सीख रहे हैं, फिर भी फोकस किया जाएगा, अरे आप सीख गए हैं, आप एक आइटम सीखिए। और ये एक और चीज़ मुझे कहनी है, जैसे रेपर्टरी पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि हम उस घराने से हमने वो वाला रेपर्टरी सीखा है, हम उस घराने से हमारा वो रेपर्टरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये रेपर्टरी को फॉलो करना, जो फोकस आया रेपर्टरी पे, जो कि गलत नहीं है, सही भी नहीं है, मैं कुछ भी उसके लिए कमेंट नहीं कर रही, लेकिन एक जो रिजिड पैटर्न बन चुका है वो आज की दुनिया के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। उस चीज़ से मुझे तकलीफ़ है, जिस पर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग पर फोकस हो रहा है कि आप इंटेंसिव कोर्सेज करा रहे हैं, एक स्टैंडर्डाइज रेपर्टरी बन चुकी है। मान लो कोई बच्चा उस रेपर्टरी को उस तरीके से नहीं करना चाह रहा है कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन केवल एक गुरु के पास ही है या एक सीनियर आर्टिस्ट के पास है, कि मान लो ऐसा है कि राम का डिपिक्शन है, या राम का डिपिक्शन नहीं बोलेंगे उसको, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, सीता का डिस्क्रिप्शन है जहाँ पे सीता के वो वस्त्र हरण हो रहा था, महाभारत नहीं सॉरी द्रौपदी के, आई एम सो सॉरी, थोड़ा गलत हो गया, फ्लो में चली गई थी मैं। तो जो द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था उसमें वो कपड़े ऐसे से लेके जा रहे हैं, और उसके एक्सप्रेशन जो हैं द्रौपदी के, वो ऐसे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एकदम वो अपनी वल्नरेबल पोजीशन पे आ गई है कि मेरे साथ ऐसा मत करो। मान लो कोई बच्चा उसका इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसा नहीं देना चाहता, वो ऐसा कर रहा है कि क्योंकि वो भक्ति कर रहा है, क्योंकि हमें स्टोरी पता है, हम उस स्टोरी को दूर से देख रहे हैं, हम ये एज अ कैरेक्टर में जाके नहीं देख रहे कि मैं द्रौपदी हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि कृष्ण की मैं भक्ति करती आ रही हूँ इतने वक्त से, और अब अचानक से कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण धरती पे आ गए और कृष्ण मेरे कपड़े में और कपड़े भरते जा रहे हैं। मैं उस कैरेक्टर से हटकर उस स्टोरी को सुनने के बाद उस कैरेक्टर को समझा है, तो मेरा रिस्पॉन्स तो नेचुरल रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि मतलब मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं कृष्ण का नाम जपती हूँ, तो मेरे जब कपड़े भी उतर रहे हैं मैं इतनी कृष्ण भक्ति में लीन हूँ कि मुझे पता है कि मेरे कृष्ण मुझे बचाएंगे। बाहरी रूप से मैं कह रही हूँ कि मत करो, लेकिन शुरू के कुछ सेकंड तक, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसे है कि बस मेरा कृष्ण है और मेरे कृष्ण मुझे संभालेंगे, और वस्त्र हरण हो रहा है और वो बस आंखें बंद करके उस पूरे प्रोसेस में लीन है। तो ये इमोशनल एक पॉसिबिलिटी मैं बता रही हूँ कि कोई इस टेक्स्ट को ऐसा भी इंटरप्रेट कर सकता है परफॉर्मेंस के थ्रू। तो वो लिबर्टी एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के स्टूडेंट को नहीं है, एक शिष्य को नहीं है, जितना कि एक सीनियर आर्टिस्ट को और एक टीचर को है, क्योंकि you are not supposed to like experiment with the objects that are given in the classical dance traditions, but rather you are expected to reproduce the same standards text or the performances that had been repeated over the times.
इस चीज़ पे मैं आक्रोश कह दूँ या मैं कह दूँ कि मुझे एक इस चीज़ पर लगता है कि इस पे काम सच में होना चाहिए, बहुत गहराई में हो तो और ज़्यादा सुंदर काम है। अब हम आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पे, जिसका नाम है व्हाट गेट्स एक्सक्लूडेड, कि ऐसी क्या चीज़ें फिर जो ये सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, इस चीज़ में ऐसा क्या क्या है, क्या ऐसी गैप है, क्या ऐसे छूटे हुए पन्ने हैं कागज़ के, या ऐसी क्या चीज़ है जो हमारी करंट प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं बना पा रहा है क्लासिकल डांस को, तो उसको एड्रेस करें। तो वहाँ पे आता है म्यूज़िकलिटी, रसिका, रिफ्लेक्टिव एंगेजमेंट, वो सारे सारे भारी भारी शब्द। अब उस भारी शब्दों में से हम मुश्किल से कोई 2 लेते हैं। सबसे पहले बॉडीली अवेयरनेस। कोई स्टूडेंट आ रहा है, वो सिंपली आपके सामने समर्पित होने नहीं आ रहा है। समर्पित भाव बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी समर्पित भाव को हम ट्रांसलेट करते हैं सरेंडर में, लेकिन सरेंडर का जस्ट एक अपोजिट होता है। सरेंडर है जब हमें पता है कि हम सब कुछ छोड़ के, त्याग के आगे वाले पे हम छोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आगे बैठा हुआ इंसान ही करप्ट हो, या उस नॉलेज को गेट कीप कर रहा हो, या उस नॉलेज को अच्छे से ट्रांसमिट करना नहीं चाह रहा हो, या उसको कोई अंदर एंजाइटी है आपके प्रति और वो आपको बता नहीं रहा है, तब आपका डिवोशन, तब आपका सरेंडर कहाँ जाएगा? तो ऑब्वियसली वो जो आपका सरेंडर वाला इमोशन है कि सब कुछ समर्पित करके, हम त्याग करके बस गुरु के चरणों में रहेंगे, लेकिन वो आपको रियलिटी हिट करेगी जब आप दूसरे गुरु के पास जाएंगे, जब आप दूसरे ट्रेडिशंस में जाएंगे तो कुछ और चल रहा होगा। तो वो एक शॉक वाला मोमेंट लेने से अच्छा मेरे लिए वो चीज़ इस तरीके से ट्रांसलेट हुई, इस तरीके से निकली कि हम जगह ही नहीं दे रहे हैं उनको खुद से क्रिएट करने का। हाँ, उल्टा एक इमोशन आ जाता है वल्नरेबिलिटी, कि आप इमोशनली वल्नरेबल हो चुके हो, आप उस पोजीशन पे हो जहाँ आप सीखना भी चाहते हो, लेकिन आगे वाला बहुत रिस्ट्रिक्टेडली नॉलेज आपको दे रहा है और आपको ऐसे लग रहा है मेरा कैपेसिटी इतना है लेकिन आगे से बहुत कम नॉलेज आ रहा है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। वो अनसर्टेनिटी, वो वल्नरेबिलिटी की पोजीशन पे हो आप, कि आप सब कुछ दे रहे हो उसको एक गुरु के नाम पे, लेकिन आपको लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा है। तो वो सबसे बड़ी चीज़, मतलब वो एक मेन पॉइंट है इस चीज़ का, बॉडीली अवेयरनेस, कि आप इग्नोर कर रहे हो सब कुछ, कि मेरी बॉडी क्या चाहती है। मेरी बॉडी चाहती है कि मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ, तो मेरे को इतनी फ्रीडम हो कि मैं वो महसूस किया हुआ भी परफॉर्मेंस स्टेज पे ट्रांसलेट कर पाऊँ। लेकिन यहाँ पे आप एक इमोशनल पर्दा, बहुत बड़ा पर्दा, नवरस का एक बहुत बड़ा पर्दा लग चुका है आपके आगे, आप उस पर्दे को भी नहीं हटा सकते। बाकी जगह में फ्रीडम है कि आप काम नहीं करना चाहते, MNCs में हैं, ITIs में हैं, काम नहीं करना चाहते, आप उतरा हो मुँह बना के लैपटॉप पे टिक 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 करके निकल सकते हो, स्माइल ना करो, फ़र्क नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ठीक है, उसका मैन लेबर चाहिए, उसका मैनुअल लेबर चाहिए हमें कि वो कितना काम कर सके। लेकिन परफॉर्मेंस ट्रेडिशन, कोई भी म्यूज़िकल या स्पेशली डांस, थिएटर भी, जहाँ पे आपसे आपका इमोशनल लेबर मांग रहे हैं, आप इमोशनली कुछ भी अंदर से महसूस कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता हमें फ़र्क पड़ता है नवरस का शटर लगाओ, पोर्ट्रे करो और चीज़ें समझाओ अच्छे से। तो ये सीधी बात है कि आप बॉडीली अवेयरनेस को की जगह बना ही नहीं रहे, आप उसको हवा में उड़ा रहे हो। क्योंकि आज के वर्ल्ड में इंसान कहीं पे क्यों जा रहा है, इंसान डांस सीखने क्यों जा रहा है, इंसान क्यों जा रहा है किसी भी फिजिकल एक्टिविटी वाली जगह पे, जिम पे या जुम्बा क्लासेस, कुछ भी, कि वो बॉडी के कांटेक्ट में आ पाए। लेकिन आप तो उसको बॉडी से कांटेक्ट एकदम हटा के वापस इमोशनल स्पेस में उसको स्टैंडर्ड इमोशनल टेम्पलेट में जोड़ रहे हो, वो चीज़। और दूसरा है डांस एज अ थिंकिंग। ये कैटेगरी जो है कि एक बार मैं नॉर्मली घर के बाहर बैठी थी और मुझे ये लगा कि क्या मुझे डांस करना पसंद है, या मैं एकेडमिक्स फील्ड में हूँ, एकेडमिक फील्ड में मतलब कि मुझे वहाँ पे रिसर्च वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ता है, या मैं उस फील्ड में हूँ कि मुझे लिखना बहुत पसंद है। फिर मेरा एक ऐसा लगा कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो दोनों का ब्रिज है, क्योंकि दोनों में मेरा सेम लेवल ऑफ इंटरेस्ट है और इंक्लिनेशन है, तो बीच की ऐसी क्या चीज़ है। तब मेरे दिमाग में आया कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो मोर और लेस एक परफॉर्मेंस बेस्ड है, या एक डांस बेस्ड थिंकिंग है मेरी, जहाँ पे मैं कंक्लूजन पे नहीं आ रही सीधा सीधा कि मेरे पास ये है, ये स्टेटमेंट्स है, ये ऑब्जर्वेशंस है, ये जवाब निकल गया जी, ये हो गया, ख़त्म आपका पूरा आर्टिकल। मेरा है
कुछ ऑब्जेक्ट मिला, उस ऑब्जेक्ट के साथ मेरा क्या इंटरेक्शन था, फिर मेरे क्या प्रिजम्पशंस थे, वो कल्चरल सेटिंग में कैसे काम कर रहा है, पॉलिटिकल सेटिंग में कैसे काम कर रहा है, सोशल सेटिंग में कैसे काम कर रहा है, कम्युनिटी के अराउंड वो कैसे काम कर रहा है, इकोलॉजी के अराउंड कैसे काम कर रहा है, थोड़ी केस स्टडीज़। उसके बाद लास्ट में जाके कंक्लूजन भी नहीं निकल रहा, लास्ट में जाके एक नया सवाल निकल रहा है, जो सवाल को लेके हम फिर और आगे आगे रिसर्च कर सकें। तो ये है डांस एज अ थिंकिंग, कि डांस को एक सोचने का ज़रिया बनाए। जैसे डांस, आपको सिंपल बात बताऊँ, अगर आपको ऐसा लगे कि डांस कैसे सोचने का ज़रिया हो सकता है, डांस का मतलब इट कंसिस्ट ऑफ अ मूवमेंट्स। क्या यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट्स बने हैं, तो ये जो मूवमेंट्स हैं, अलग अलग मूवमेंट कर रही हूँ, एक हाथ उठाने पे मुझे क्या महसूस हुआ, हाथ उठाने पे मुझे क्या महसूस हुआ, उस जो बॉडी बेस्ड थिंकिंग है, जहाँ पे मुझे बैठ के कुछ पढ़ के फिर कोई दिमाग में विचार नहीं आ रहा है, मुझे हाथ हिलाकर शरीर को मूवमेंट में लाकर मेरे शरीर से जो आइडिया निकल रहे हैं, मेरे शरीर से जो जवाब या सवाल निकल रहे हैं किसी चीज़ को पूछने के लिए, उसको यहाँ पे कहा गया है डांस एज अ थिंकिंग प्रोसेस, जिसको एक्सक्लूडेड करा जाता है। तो ये हो गया बस 2 टॉपिक, अगले कभी मन किए तो इन फ्यूचर बनाऊंगी। और उसके बाद है लास्ट इसका कंक्लूडिंग रिमार्क। तो मेरा कंक्लूडिंग रिमार्क यही है कि डांस को एज अ प्रोफेशन की तरह ना देखकर, या डांस को एज अ अर्निंग मेथड की तरह ना देखकर, या फिर डांस को एज अ सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट के दूसरे सेक्टर्स की तरह ना डिवाइड कर कर, उसको हम एक्नॉलेज करें कि वो एक टूल है, वो एक क्रिएटिव, इमोशनल, फिज़िकल मूवमेंट सबके इंटरसेक्शन पे बसा एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू हम एक मेथड या एक मोड ऑफ परसीविंग सीख सकें कि हम कैसे परसीव कर रहे हैं, हम कैसे समझ पा रहे हैं, या हम कैसे देख पा रहे हैं, हम कैसे सुन पा रहे हैं, हम कैसे सोच पा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का लिंक काफ़ी ज़्यादा है मूवमेंट से। मुझे असल में मूवमेंट एज थिंकिंग बोलना चाहिए था, लेकिन डांस इज़ ऑल्सो अबाउट मूवमेंट, सो आई हैव इंक्लूडेड दैट इनटू अ पर्टिकुलर कंक्लूडरी रिमार्क्स। सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग लगे तो फिर आएंगे इसके साथ। तब के लिए धन्यवाद।